मॉर्निंग क्लास 8। हम मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बेनिफिशियल हमारे लिए होते हैं उनके बारे में जान रहे थे हम। अब हम पढ़ेंगे मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिकल लाइन में क्या यूज़ होता है। ठीक है, मेडिकल लाइन में मेडिसिन्स जो हैं वो बनाई जाती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए, उनको मारने के लिए। ऐसी मेडिसिन्स को एंटीबायोटिक कहते हैं। जो सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन्स होती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ही मौजूद होता है। यानी कि जो एंटीबायोटिक मेडिसिन्स जो हमें बनानी है उनके लिए जो हमें पदार्थ चाहिए होते हैं, जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, वो चीज़ें हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन होती हैं। एंटीबायोटिक आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड टू क्योर द नंबर ऑफ डिसीजेस। अब एंटीबायोटिक बनाई कैसे जाती हैं? एंटीबायोटिक बनाने के लिए स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को ग्रो कराया जाता है। ठीक है, ताकि हम उस डिसीज़ जो भी डिसीज़ का इलाज ढूंढ रहे हैं उस डिसीज़ के इलाज के लिए प्रॉपर तरीके से वो चीज़ ऑब्टेन कर सकें जिससे हम एंटीबायोटिक बना सकें। These days, a large number of the antibiotic are being produced from microbes such as the fungi, bacteria। फंगी और बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके काफ़ी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स बनाई जा रही हैं। कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स जो फंगी बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके बनाई जाती हैं वो है पेनिसिलिन है आपका, और स्ट्रेप्टोमाइसिन है, और ये दूसरे नाम दे रखे हैं टेट्रासिलिन है, ये सब। Nowadays many antibiotics are also being made synthetically। Many different antibiotics are now available to treat wide variety of the disease caused by the pathogens। Pathogenic microorganisms antibiotic kill the disease causing microorganism but usually do not damage human body cell। अब एंटीबायोटिक का काम जान लीजिए। एंटीबायोटिक जो है आज के दौर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करी जा रही है। एंटीबायोटिक का काम क्या होता है? जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम पैथोजेंस कहते हैं। पैथोजेंस क्या होते हैं? ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, डिसीज़ क्रिएट करते हैं। ठीक है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए इसका इस्तेमाल करा जा रहा है एंटीबायोटिक्स का। और एंटीबायोटिक्स का सबसे अच्छा काम क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो मार देती हैं लेकिन ह्यूमन बॉडी सेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। ठीक है, पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी जो डिस्कवर करी गई थी, discovered by the chance and extracted from the tiny fungus a mold called the penicillium। एक टाइनी फंगस था जिससे एक्सट्रैक्ट करके निकाली गई थी है पेंसिलियम से। दिस हैपन एज फॉलो इन 1929। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज cultivating culture of diseases causing bacteria। Suddenly he found the spore of a little green fungus in one of his culture plate। ऐसा था 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कल्टिवेटिंग कर रहे थे, और डिसीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया होते हैं उनका। ठीक है, तो वो अचानक क्या देखते हैं, कुछ ग्रीन ग्रीन सा फंगस सा उनको अपने कल्चर प्लेट में दिखता है। ठीक है, ही नोटिस द प्रेजेंस ऑफ द टाइनी ग्रीन फंगस स्टॉप द ग्रोइंग ऑफ द डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया। अब वो देखते क्या है कि ये टाइनी फंगस जो है जब से ये मौजूद हुआ है, यानी कि जब से ये आया है तब से जो डिसीज़ काजिंग बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, उनकी ग्रोथ रुक गई है। तो वो वहाँ से उन्हें पता चला कि मतलब ये जो है फंगस जो है ग्रीन फंगस, इसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो यानी कि बैक्टीरिया थे वो मर रहे हैं डिसीज़ काज करने वाले। तो इस फंगस से उन्हें मोल्ड के इस फंगस से उन्होंने इसका नाम जो है पेंसिलियम दिया, और यहाँ से उन्होंने एंटीबायोटिक पेंसिलिन निकाली। ठीक है, एंटीबायोटिक ट्रीट करा जाता है बहुत सारे डिसीज़ में ह्यूमंस की। ठीक है, जब हम बहुत ज़्यादा इल हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें जो है एंटीबायोटिक टेबलेट्स और कैप्सूल इंजेक्शंस वगैरह दे देते हैं ताकि हमारी तेज़ी से रिकवरी हो जाए। एंटीबायोटिक हाउएवर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द डिसीज़ कॉज बाय द वायरस। हाँ, एंटीबायोटिक अगर आपके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि अगर बैक्टीरिया फंगस से अगर आपको बीमारी लगी है तो एंटीबायोटिक काम कर जाएगी, लेकिन अगर वायरस से लगी है तो एंटीबायोटिक डिसीज़ काम नहीं करेगी। जैसे आपको कॉमन कोल्ड नज़ला हो गया तो आप एंटीबायोटिक और गोली खा लेंगे तो भी आप ठीक नहीं होंगे। फ्लू हो गया, वायरल फीवर हो गया तो भी नहीं। ठीक है, कुछ प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करना है जब एंटीबायोटिक को हमें यूज़ करना है। एंटीबायोटिक को एक तो क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस से ही लेना है, ऐसा नहीं किसी ने भी बता दिया और खा ली। और एक पर्सन ऐसा बंदा होना चाहिए डॉक्टर जिससे आप दिखा रहे हैं जो एक फुल्ली पढ़ा लिखा हो, जैसे एक अच्छा डॉक्टर हो, MBBS वगैरह करा हुआ। ऐसा नहीं झोला छाप डॉक्टर, उसको दिखा के आपने दवाई ले ली। ठीक है, एंटीबायोटिक प्रॉपर डोज से लेनी चाहिए जो डॉक्टर एडवाइस करे। अगर आपने उसको ज़्यादा ले लिया या जब ज़रूरत नहीं है तब ले लिया तो यह आपकी बॉडी के अंदर उल्टा इफेक्ट भी कर सकती है। अननेसेसरी एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए, वरना आपकी बॉडी के अंदर जो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी मर जाएंगे। एंटीबायोटिक
कैन बी यूज टू ट्रीट मेनी डिसीजेज इन एनिमल्स। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करके जानवरों की बहुत सारी बीमारियां दूर कर देंगी। अब वैक्सीन की बात करी जाती है। वी हैव स्टडीड माइक्रोऑर्गेनिज्म आर यूज टू मेक मेडिसिन कॉल्ड द एंटीबायोटिक which can cure many diseases in human beings and plants. Microorganisms are also used to make the vaccines। अब देखिए हम ऊपर ये तो डिस्कस कर चुके हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके हम वो बना लिया करते हैं, एंटीबायोटिक बना लिया करते थे। ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके वैक्सीन्स भी बनाई जाती हैं। वैक्सीन्स एक स्पेशल काइंड प्रिपरेशन होता है मेडिसिन का, जो इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन क्रिएट कराता है आपकी बॉडी के अंदर, यानी उसको बढ़ा देगा, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा देगा आपके, और प्रोटेक्शन को बढ़ा देगा जो पार्टिकुलर डिसीज़ होती है। ठीक है, जिस डिसीज़ के आपको वैक्सीन लगेगी उस डिसीज़ का इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर कम होगा। ठीक है, ए वैक्सीन कंटेन द डेड और वीकेंड बट अलाइव माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑफ डिसीज़ विच आर हार्मलेस एंड डू नॉट एक्चुअली गिव ए डिसीज़। वैक्सीन के अंदर होता क्या है, वैक्सीन के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिसीज़ क्रिएट नहीं करते, जो वीक और डेड होते हैं। ठीक है, कंटेन डेड, कुछ मरे हुए होते हैं, कुछ वीक होते हैं। ठीक है, हार्मलेस होते हैं। ठीक है, व्हेन द वैक्सीन कंटेन डेड और अलाइव माइक्रोऑर्गेनिज्म इज इंट्रोड्यूस्ड टू द बॉडी ऑफ अ हेल्थी पर्सन ओरली बाय माउथ और बाय इंजेक्शन। जब ये वैक्सीन ओरली माउथ के ज़रिए आपको पिलाई जाती है, बूंदों के ज़रिए, या आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्शन के थ्रू डाली जाती है, तो उसके बाद रेस्पॉन्ड टू द प्रोड्यूसिंग सम सब्सटेंस कॉल्ड द एंटीबॉडीज़ इन इट्स बुलेट। ये बुलेट के अंदर जो है एंटीबॉडीज़ सब्सटेंस को प्रोड्यूस कर देगी। ठीक है, ये एंटीबॉडीज़ जो होती हैं किल एनी अलाइव डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, और ये आपकी बॉडी के अंदर इतने जनरेट हो जाएंगे, यानी एक तरह से एक फौज जनरेट कर देगी किनकी, एंटीबॉडीज़ की, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म डिसीज़ कॉज करने वाले हैं उनको मार देगा। ठीक है, ये थी सम एंटीबॉडीज रिमेन द ब्लड ऑफ द पर्सन फॉर लॉन्ग वेरी लॉन्ग टाइम एंड फाइट अगेंस्ट द सम माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड किल देम इफ दे हैपन टू एंटर द बॉडी नेचुरली। अब क्या होता है, वैक्सीन का असर लंबे समय तक भी रहता है। तो ऐसा होता है कभी कभी कि जो वैक्सीन लगवाई होती है, वो वैक्सीन की जो कुछ माइक्रो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो बॉडी के अंदर रह जाते हैं, ब्लड के अंदर। तो आप मान लीजिए अगर कोई डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया या डिसीज़ कॉजिंग वायरस वगैरह अगर आता है तो वो उसको मार देते हैं तभी भी। नंबर ऑफ़ डिसीज़, बहुत सारी डिसीज़ से बचाया गया है वैक्सीन का इस्तेमाल करके। वैक्सीनेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम वैक्सीन ओरली या इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं एक पार्टिकुलर डिसीज़ की। जो डिसीज़ हम वैक्सीन से बचा सकते हैं वो कौन कौन सी हैं, प्रॉपर एज में पोलियो की वैक्सीन लग जाए, स्मॉल पॉक्स की, कोलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, इनकी वैक्सीन से हम बहुत सारी बीमारियां बचा सकते हैं। अब इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, माइक्रोऑर्गेनिज्म का काम होता है वो इंक्रीज़ करता है सॉइल फर्टिलिटी। एक बताया था, रिजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन कंपाउंड को एटमॉस्फेयर से ऑब्टेन करके नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अच्छा, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है क्लीनिंग एनवायरनमेंट में भी बहुत हेल्प करते हैं। मान लीजिए जैसे शेर ने एक किसी जानवर का शिकार करा, हिरन का, और वो खा गया। अब जो बचा कुचा उसमें गोश्त सड़ रहा है, उसको लगड़बग गया है, वो खा गए, और जो कुछ हड्डियों पे चिपका हुआ रह गया उसे गिद्धों ने खा लिया। अब बाकी जो हड्डियाँ और बिल्कुल ही बेकार सा बचा कुचा रह गया, थोड़ी बहुत खाल पाल, तो वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म धीरे 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 करके उसको खा जाते हैं, उससे फूड ऑब्टेन करते हैं, और उसको क्या करते हैं, मट्टी के अंदर मिला देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, गंदगी साफ़ हो जाती है। ये काम करते हैं। एनिमल वेस्ट जैसे कि काउ डंक वगैरह हो गया, यूरिन हो गया, ये हार्मलेस मटेरियल होता है। ठीक है, ये मटेरियल गंदगी क्रिएट करता है, मतलब पॉल्यूशन तो क्रिएट कर देता है, लेकिन क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें ग्रो करके इसको मट्टी के अंदर मिला देते हैं, इन्वायरमेंट को साफ़ कर देते हैं। तो एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट को रिसाइकिल करने का काम करते हैं। ठीक है, जो वेस्ट होते हैं। अब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करी जाती है। जैसे अभी मैंने ऊपर डिस्कस करा था, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिसीज़ क्रिएट करते हैं, और उन्हें हम पैथोजेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से पैथोजेंस होते हैं, क्या क्या डिसीज़ क्रिएट होती है, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की डिसीज़, टेटनस की डिसीज़, डायप्टेरिया, वॉपिंग कफ, कॉलेरा, टाइफाइड, एड्स, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये सारी डिसीज़ जो होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पैथोजेंस के थ्रू क्रिएट होती हैं, वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन के अंदर। अब देखिए, पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर कहाँ से एंटर करते हैं, हवा में भी मौजूद होते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं। अगर हवा में बैक्टीरिया मौजूद है तो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे। जो पानी है, पानी अगर रखा हुआ खुला हुआ ऐसे ही रखा हुआ पानी ले लिया तो उसे हम आ जाएंगे। अब मान लीजिए टंकी से डायरेक्ट पानी आ रहा, आपने डायरेक्ट पी लिया टोटी से भर के, तो हो सकता है उसमें माइक्रो, तभी तो एक्वागार्ड लगवाते हैं, एक्वागार्ड से प्योरीफाई करके लेते हैं। खाना हम खा रहे हैं, अगर खुला हुआ रखा है, खुला हुआ खाना खाने को मना करते हैं, तो पैथोजेंस वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है और वो हमारी बॉडी में एंटर करके हमें बीमार कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं, जैसे पैथोजेंस के नाम समझ लीजिए। जैसे इसमें पैथोजेंस में बैक्टीरिया भी आ गए, वायरस भी आ गए, प्रोटोजोआ, फंगी वगैरह सब आ गए। ठीक है,
A person who has disease causing microorganism or microbe in the body is said to be infected person। अब मान लीजिए कोई बंदा है जिसको कॉमन कोल्ड हुआ हुआ है, ठीक है, नज़ला हुआ हुआ है या बुखार हुआ हुआ फ्लू, ठीक है, उसकी बॉडी के अंदर पैथोजन एंटर कर चुके हैं तो वो इन्फेक्टेड पर्सन कहलाएगा, ठीक है। दो माइक्रोबल डिसीजेज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू एयर। अब ये माइक्रोबल डिसीजेज क्या है, मान लीजिए आपने उसकी झूठी प्लेट में खाना खा लिया या उसके झूठे गिलास में पानी पी लिया आपने बिना धोए, तो क्या होगा, जो पैथोजेंस है वो आपकी बॉडी के अंदर भी एंटर कर जाएंगे। मान लीजिए उसे खांसी आई और आप वहीं बैठे थे और उसने खांसा कुछ उस पर, वो जो होती है एयर, वो आपकी सांस में भी चली गई खांसने पर तो तभी तो दूर बैठते हैं मरीज़ से, जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो दूर बैठते हैं, उसके पास नहीं बैठते। पास बैठने पे क्या होगा, अगर उसको जैसे खांसी आई तो उससे वो डिसीज़ आपको भी लग सकती है। तो वो डिसीज़ जो डिसीज़ कम्युनिकेबल, यानी एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन तक जा सकती हैं, ट्रांसमिट हो सकती हैं, ठीक है। उन डिसीज़ को क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। कुछ डिसीज़ ऐसी होती हैं जो नॉन कम्युनिकेबल होती है, यानी नहीं जा सकती। खैर अभी कम्युनिकेबल डिसीज़ की बात करें तो कम्युनिकेबल डिसीज़ में कौन कौन से आए थे, कॉमन कोल्ड, कोलेरा, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, एड्स वगैरह, ये कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं। अगर किसी इंसान को है और आप उसके कॉन्टेक्ट में आए तो आपको भी ये बीमारी हो सकती है। कोल्ड ब्रीथिंग एयर कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। आप कोई सब बंदा है जैसे कॉमन कोल्ड हुआ है, ठीक है, कॉमन कोल्ड वायरस उसके अंदर मौजूद है, जैसे वो छींकता खांसता है, कुछ ड्रॉपलेट्स उसकी मॉइस्चर के ज़रिए आपके पास पहुंच जाती है या आसपास की हवा में मिल जाती हैं। अब जो उस जगह पे लोग बैठे होते हैं वो जैसे ही सांस लेते हैं उनके अंदर पहुंच जाती है। इस तरीके से कम्युनिकेबल डिजीज़ फैल जाती हैं। अब क्या कह रहा है कि कैसे फैलती हैं, द कम्युनिकेबल डिसीजेज कैन अकर एंड स्प्रेड इन द फॉलोइंग वेज। किस तरीके से ये पैदा होती हैं, किस तरीके से फैलती हैं। बाई ब्रीथिंग एयर कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपने ऐसी हवा में सांस ले लिया जो शुद्ध नहीं थी, जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, तो आपके अंदर पहुँच जाएंगे। इन्फेक्टेड फूड या इन्फेक्टेड वाटर, जो मैंने बताया, रखा हुआ खाना पानी वगैरह ले लिया, अगर किसी इंसेक्ट ने बाइट कर दिया, मॉस्किटो वगैरह ने, तो आपको हो जाएगा। मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड इंजेक्शन या निडल वगैरह, जैसे डॉक्टर ने किसी का इंजेक्शन लगाया और उसी सिरिंज से आपके को लगा दिया इंजेक्शन, तो ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट से हो जाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब प्रिवेंशन क्या है, यानी कम्युनिकेबल डिसीज़ से हम कैसे बच सकते हैं। तो प्रिवेंशन में आता है सबसे पहले तो जो बंदा है, मान लीजिए जिस इंसान को कॉमन कोल्ड हो रहा है, हमें जो है उसको क्या बताना है कि अपना मुंह ढक के रखो, और उस बंदे को अपना मुंह ढक के रखना चाहिए ताकि छींक वगैरह आए तो एक हैंडकरचीफ उसके पास होना चाहिए, उसमें ही छींके, ठीक है, ताकि जो उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो वहीं रुक जाएँ उसमें ही, ठीक है। और दूसरी चीज़, सेफ डिस्टेंस बना के रखें, थोड़ी दूरी पर बैठें, ठीक है। जो भी खाना हम खाएं उसे जो है प्रोटेक्ट करके रखें ताकि उसमें मक्खी वगैरह ना बैठें, और पानी वगैरह जो पिए उसे ढक के रखें, ठीक है। अगर खा रहे हैं तो उसे खा लें और नहीं खा रहे हैं तो उसे ढक के रख दें, ठीक है। हमें अपने आप को बचाना है कि हमारे मॉस्किटो को मच्छर वगैरह ना काटे, तो नेट्स वगैरह लगा लें, जो मच्छरदानी वगैरह होती हैं, और बाकी जो आता है मोर्टीन वगैरह या गुड नाइट, ये सारी रिफल्स वगैरह, ऑल आउट वगैरह जला लें ताकि मच्छर जो है उससे मॉस्किटो मर जाए, ठीक है। फिजिकल कांटेक्ट, ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहना है हमें, ठीक है। उसकी टॉवल नहीं यूज़ करनी है, उसके कपड़े यूज़ नहीं करने, बेड पर बैठता है तो उस बेड पे भी नहीं बैठना है, यहाँ तक कि उसके बर्तन भी इस्तेमाल नहीं करने, ठीक है। कैरियर्स ऑफ डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रांसमिट कैसे होती हैं, यानी इनको ट्रांसफ़र करने वाले कैरियर का काम कौन सा करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट एजेंट कौन कौन होते हैं। तो देखिए, डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में कंटेम्ड वाटर से आ सकते हैं, कंटेम्ड फूड से आ सकते हैं, जो खाना हम खा रहे हैं अगर वो ख़राब खाना है तो वह उस खाने के ज़रिए आ सकते हैं। इंसेक्ट और अदर एनिमल which transmit diseases causing microorganism to humans without itself suffering from them is called a carrier। वो इंसेक्ट जो आपकी बॉडी के अंदर डिसीज़ ले आते हैं, जैसे मान लीजिए एक मक्खी एक जगह बैठी, ठीक है, गंदगी में बैठी कहीं कीचड़ वगैरह में, और फिर वहाँ से उड़ गई और आप कुछ खा रहे थे और आपके आइसक्रीम खा रहे थे या कोई भी चीज़ खा रहे थे और वो आपके उस पर आके बैठ गई और आपने उसे खा लिया, तो वो उस मक्खी को तो बीमारी नहीं हुई, लेकिन उस मक्खी के जो पैर वगैरह थे, जो लेग्स थी, वो उस गंदगी पे टिकी और वहाँ से उड़कर माइक्रो ऑर्गेनिज्म चिपक करके उस जगह आ गए जो आप खाना खा रहे थे, वो वहाँ बैठे, आपने उड़ाया और ऐसे ही खा लिया। तो क्या हुआ, वो तो इन्फेक्ट नहीं हुआ, लेकिन उसने काम क्या कर दिया, वो डिसीज़ लेकर आ गया आपके पास और आपने खा लिया तो आप बीमार हो गए, ये चीज़, ठीक है। डिसीज़ कॉजिंग डिसीज़, ज़्यादातर मोस्ट कैरियर्स जो हैं डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब किन किन के थ्रू आते हैं वो देख लीजिए। हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, ठीक है।
अब हाउस फ्लाई का रोल क्या होता है, जो मैंने बताया अभी, गंदगी में बैठ के आपकी ब्रेड मक्खी उड़कर आपके ब्रेड पर आ गई, नाश्ता कर रहे हैं या दूध पर बैठ गई, चाय में बैठ गई, फिर उड़ गई एकदम। ठीक है, प्रिवेंशन का क्या तरीका है इससे हाउस फ्लाई को आने ही ना दें घर में? सबसे अच्छी चीज़ तो ये है, ठीक है, आसपास कूड़ा कचरा ना रखें जो कि हाउस फ्लाई उस पर जाकर बैठे, मक्खियाँ वगैरह। दूसरी चीज़, ये खाने को ढक करके रखें, मक्खियों को बैठने ना दें उसके ऊपर। ठीक है, अनकवर्ड फूड आइटम को रोड साइड पे ना डालें। ठीक है, उसे जो है प्रॉपरली उसमें थैली में पैक करके कहीं डाल कर आएँ। ठीक है, फ्लाइज शुड बी किल्ड बाई यूजिंग इंसेक्टिसाइड स्प्रे एंड बेट्स। इंसेक्टिसाइड स्प्रेज वगैरह आते हैं, वो लगा लीजिए या स्प्रे कर दीजिए, जिससे मक्खियाँ अगर ज़्यादा हैं तो वो मर जाएँ। ठीक है, रोल ऑफ मॉस्किटो, अब मॉस्किटो का भी यही काम होता है। वो क्या करता है, डंक मारता है और आपके अंदर एक बीमारी छोड़ जाता है। जो मोस्ट कॉमन डिसीज़ है मॉस्किटो के ज़रिए जो फैली जाती है, मलेरिया है। ठीक है, एक्चुअली मलेरिया जो है ये क्या है, फीमेल एनोफिल मॉस्किटो जो होता है, ये इसका पैरासाइट है मलेरिया का। ठीक है, मलेरियल मलेरियल पैरासाइट जो है प्लाज्मोडियम है, जिसके थ्रू ये आता है, cause malaria disease. It is called a parasite because it live on the blood of the person on its food on entering his body. अब होता क्या है, ये प्लाज्मोडियम करता क्या है, जब मच्छर आपको बाइट करता है, फीमेल मच्छर, तो ये आप अपनी बाइट के अंदर ये प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी के अंदर छोड़ देता है, तो वो आपके ब्लड में मिक्स हो जाता है, आपके ब्लड से ही खाना ऑब्टेन करता है, पैरासाइट है, और आप ही के अंदर बीमारी क्रिएट कर देता है ये। जब फीमेल मॉस्किटो बाइट करती है एक पर्सन को, किसी पर्सन को जिसको मलेरिया था, तो वो वहाँ से उसका ब्लड चूज़ करके दूसरे बंदे के पास जैसे ही जाती है, जैसे ही उसमें डंक मारेगी और ब्लड को सक करना शुरू करेगी वो, तो काम क्या होगा, जैसे ही वो उसमें करेगी, टच करेगी, क्योंकि भाई जिस इंसान को उसने टच करा था, जिसका ब्लड सक किया रहा था, उसको मलेरिया था, उसको बीमारी थी, तो जैसे ही वो वहाँ से उठेगी, अब ये धो तो रही नहीं है अपने डंक को, मच्छर जो है ये आके आपके पास बैठ रहा है और डायरेक्ट आपको बाइट कर रहा है, तो क्या करेगा, ये वो डंक आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जैसे ही घुस आएगा, तो वहाँ पे जो है मलेरियल माइक्रो प्लाज्मोडियम जो है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा, और प्रोटोजोआ, और वो जो है फिर आपकी बॉडी के अंदर इस तरीके से ट्रांसमिट करके मलेरिया की डिसीज़ आपके अंदर पैदा कर देगा। अब आप कैसे बच सकते हैं, वही बताया मैंने, मलेरिया और डेंगू वगैरह प्रेडिएट करते हैं। इनसे बचने का तरीका यही है कि आसपास गंदा पानी ना जमा होने दें। दूसरी चीज़, सफाई करते रहें ताकि मच्छरों की ब्रीडिंग ना हो। खिड़की दरवाजे बंद करके रखें। शाम के टाइम में जब मच्छर वगैरह का आने का टाइम होता है, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते रहें, वो छिड़कते रहें ताकि ये क्रिएट पैदा ही ना हो। जैसे हिट वगैरह आता है, मोर्टीन आता है, उसका स्प्रे वो स्प्रे कर दें। ठीक है, oil should be sprayed on the surface of water in the dirty water drain to kill the larva of mosquito. अब मॉस्किटो का लार्वा, मॉस्किटो यानी कि मच्छर जो पैदा होता है उससे पहले इसका अंडा होता है। अंडे से जब निकलेगा तो लार्वा वाली स्टेज होती है। अंडे से निकलने से पहले जो नन्हा होता है, ये उसी स्टेज पे इसे मार डालो। उसका तरीका क्या है, अगर कहीं पे पानी वगैरह जमा है या कहीं पर गंदा पानी आ रहा है, तो वहाँ आप कुछ तेल वगैरह आते हैं वो छिड़क दें, जिससे क्या होगा, ये लार्वा स्टेज पे ही मर जाएगा, पैदा ही नहीं हो पाएगा, बड़ा ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, और बाकी तो घर में आते ही हैं हमारे, नेट्स वगैरह हम लगा लें। और दूसरी चीज़ जो है, बहुत सारे वो आते हैं अलाउड, रिफिल वगैरह और मोर्टीन वगैरह, गुड नाइट, उनका इस्तेमाल करें। ठीक है, अब ये आपको एक टेबल दे रखी है, ह्यूमन डिसीज़ है और डिसीज काजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, कैसे ट्रांसमिट होती है, और क्या क्या प्रिवेंशन है। देखिए, टीबी है, टीबी बैक्टीरिया कॉज करता है, एयर के थ्रू आती है। पेशेंट को जो है कंप्लीट आइसोलेशन लेना चाहिए। मैसले से वायरस के थ्रू आती है और एयर इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट शुड बी कीप्ड अवे फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स। ठीक है, जो मतलब इसके सगे संबंधी हैं, जिस भी बंदे को, जैसे किसी को बीमारी हो गई है, तो उसके माँ बाप वगैरह जो है उनको भी थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए, थोड़ा दूर रहना चाहिए। ठीक है, अब पोलियो वगैरह है, वायरस के थ्रू आता है ये। एयर और वाटर इसके कांटेक्ट होते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं, इनके ज़रिए वैक्सीन लेनी चाहिए टाइम के ऊपर। ऐसे ये बहुत सारा दे रखा है, पूरी टेबल आप इसको रीड कर लीजिएगा। डिसीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल के अंदर बात करी जाती है। जैसे इंसानों के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज़ कॉज करते हैं, ऐसे ही गाय, भैंस, बकरी, इनके अंदर और पोल्ट्री बर्ड्स के अंदर भी डिसीज़ क्रिएट कर देते हैं। सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो डिसीज़ क्रिएट करते हैं। आरफुट एंड मॉथ डिसीजेस, एंथ्रेक्स एंड एस्पर एस्परगिलोसिस। ठीक है, फूड एंड मॉथ डिसीज ऑफ एनिमल लाइक कैटल इज कॉज बाई ए वायरस। ये एक डिसीज़ होती है जो कैटल्स के अंदर प्रोड्यूस होती है, फैलती है, स्प्रेड होती है और वायरस के थ्रू होती है। ठीक है, वायरल डिसीज़ होती है।
द कैटल सफरिंग फ्रॉम डिसीज गेट ब्लिस्टर ऑन फीट एंड माउथ, उनके चेहरे और पैरों के ऊपर जो है कुछ धब्बे से आने लगते हैं। तो समझ लीजिए खाल ऐसी होने लगती है जैसे खाल के ऊपर जैसे दाने दाने से उठाते हैं ना, क्या कहते हैं, जैसे पिंपल्स उठाते हैं रेड रेड कलर के, वो ब्लिस्टर्स आने लगते हैं। एंथ्रेक्स एक डेंजरस डिसीज़ है कैटल के अंदर जो बैक्टीरिया के थ्रू प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सिंगुलर बैक्टीरिया को बैक्टीरियम कहते हैं। ठीक है, रॉबर्ट कॉच ने डिसीज़ को डिस्कवर करा था 1876 में। एस्परगिलोसिस ये भी डिसीज़ है जो पोल्ट्री बर्ड्स के अंदर प्रोड्यूस होती है फंगस के ज़रिए, और ये फंगल डिसीज़ है। ठीक है, डिसीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट, प्लांट के अंदर भी भाई जैसे एनिमल के अंदर, इंसानों के अंदर डिसीज़ प्रोड्यूस होती हैं, ऐसी प्लांट्स के अंदर भी डिसीज़ प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, आप क्या कह रहा है, कुछ कॉमन डिसीज़ जो हो जाती हैं कौन कौन सी होती हैं वो देख लीजिए। ठीक है, किन प्लांटों के अंदर होती है वो भी समझ लीजिए। वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज एप्पल, अदर, इन सब के अंदर रस्ट ऑफ वाइट वीट, वीट का रस्ट हो जाना यानी ख़राब हो जाना। सिट्रस क्रैंकर एंड येलो वीन मॉसेक ऑफ द भिंडी ओकारा, द प्लांट कॉल्ड रस्ट ऑफ वीट। ये क्या होता है, प्लांट डिसीज़ जिसका नाम ये रखा गया रस्ट ऑफ वीट, ये क्या है, ये फंगी के ज़रिए प्रोड्यूस होती है। दस द कॉसेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ रस्ट ऑफ वीज कॉल डिसीज इज फंगस। द रस्ट ऑफ वीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू एयर एंड सीड। ये डिसीज़ फैलती कैसे, एयर और सीड के ज़रिए फैल जाती है, यानी इन्फेक्टेड डिसीज़ है वो आपने ग्रो कर दी है तो ये डिसीज़ फैल जाएगी, और अगर हवा में ही इन्फेक्शन है तो वहाँ से फैल जाएगी। दिस मीन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन रस्ट ऑफ वीट डिसीज़ आर एयर एंड सीड, यानी कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसके, फैलाने वाले एयर और सीड हैं। ठीक है, वैसे ये डिसीज़ जैसे इसका नाम दिया गया है वैसे ये डिसीज़ करती है। ठीक है, रस्ट ऑफ वीट का मतलब है कि ख़राब इससे पैदावार होती है, गेहूँ की अच्छी पैदावार नहीं होती इसके ज़रिए। ठीक है, द प्लांट डिसीज़ जिसका नाम सिट्रस क्रैंकर है, ये बैक्टीरिया के थ्रू पैदा होती है, बैक्टीरियल डिसीज़ है, ये ट्रांसमिट एयर के थ्रू होती है। ठीक है, यानी कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है, जैसे इसका नाम सजेस्ट करा गया सिट्रस क्रैंकर। डिसीज़ अकर इन द सिट्रस ट्रीज सच एज दोज लेमन, लाइम, ऑरेंज। ठीक है, अब जैसा इसका नाम रखा गया सिट्रस क्रैंकर, सिट्रस मतलब खट्टा होता है। ठीक है, तो यानी कि वो प्लांट्स और प्लांट्सों के अंदर ये ग्रो करती है जिनका जो फल होता है जिनसे हम खट्टी चीज़ें ऑब्टेन करते हैं, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज वगैरह हो गए, आपके कीनू वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, द प्लांट डिसीज कॉल्ड द येलो वेन मोसेक भिंडी ओकारा is caused by the virus, so causative microorganism of this plant disease is virus. The yellow vein mosaic of the भिंडी disease is ट्रांसमिटेड थ्रू द इंसेक्ट, ये इंसेक्ट के थ्रू प्रोड्यूस होती है, फैलती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका इंसेक्ट है। डिसीज़ ऑफ प्लांट कॉज बाय द माइक्रोऑर्गेनिज्म रिड्यूस द यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ द वेरियस क्रॉप। अब ये डिसीज़ करती क्या है, ये खेत के ऊपर बुरा इफेक्ट डालती है, आपकी फसल को बर्बाद करेगी, फसल को ग्रो नहीं कर देगी अच्छे से। ठीक है, इसको इस डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल करा जाता है ताकि ये जो इंसेक्ट्स हैं ये मर जाएँ। अब फूड पॉइजनिंग क्या होता है, अगर आपने खाने को प्रॉपरली ढक करके नहीं रखा है तो वो खाना जो है स्पॉइल हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। जैसे ब्रेड खुले में रख देते हैं, जैसे इसमें दिखा रहा है ग्रीन ग्रीन सी हो गई, फंगस इसके ऊपर ग्रो कर गया। ठीक है, ये फूड पॉइजनिंग होती है, तो वो हमारे लिए खाने के लिए सही नहीं रहता। जब हम उसे खा लेते हैं या इस तरीके का खाना खा लिया जाता है तो होता क्या है, उससे वन फिट रहता है और फिर उसकी वजह से हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो क्या कह रहा था, फूड पॉइजनिंग। मीडियम सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हुई, पता कैसे चले, वोमिटिंग होने लगेगी, डायरिया होने लगेगा, यानी उसका जो पेट का निज़ाम है वो बिगड़ जाएगा, लूज़ मोशन हो जाएंगे उसको। ठीक है, एब्डोमेन, पेट में दर्द होने लगेगा, सर में दर्द, फीवर वगैरह, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, और फंगस विच कॉज द एस्परगिलस, ये एक फंगस का नाम है जो ये फूड पॉइजनिंग की डिसीज़ क्रिएट करता है। और फूड इज़ अ वेरी प्रीशियस मटेरियल, खाना जो है बहुत कीमती होता है। ठीक है, तो उसे जो है ख़राब ना होने दें, जितना ज़रूरत है उतना ही यूज़ करें। ठीक है, उतारें ही उतना, और बाकी उसे प्रॉपर रेफ्रिजरेटर के अंदर रखें। प्रिवेंशन ऑफ फूड, अब खाने को बचाया कैसे जा सकता है भाई, सबसे पहली चीज़ तो ये जितनी हमें ज़रूरत है उतना लें। दूसरी चीज़ क्या है, जैसे भाई दूध है तो दूध को हम उबाल के रख दें, ऐसे ना रखें। तीसरी चीज़ क्या है, वी कैन प्रिवेंट स्पॉइलेज एंड कंटेंट ऑफ इजीली स्पॉइल फूड मटेरियल लाइक मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल, मीट, फिश, कुक फूड एक्सेट्रा बाय प्रॉपर मेथड ऑफ द टेक्निक। ठीक है, प्रिवेजेशन के कुछ मेथड्स हैं, जैसे मान लीजिए पानी खुशक कर दिया आपने, ठीक है, सूरज की रोशनी में रख दिया, वहाँ से जो है डिहाइड्रेशन हो गया यानी खुशक हो गई बिल्कुल। ठीक है, हीटिंग, गर्म कर दिया ऐसे, उसको उबाल देते हैं दूध को। ठीक है, कूलिंग, ठंडा कर दिया, रेफ्रिजरेटर में रख दिया, जैसे दही वगैरह लाए आप
दूसरी चीज़ है सब्ज़ी ठंडी हो गई तो उसे आपने फ्रिज में रख दिया, ठीक है, डीप फ्रीजिंग कर दिया। पानी वो इसको होता है ज़्यादातर दूध के साथ करते हैं, उसको फ्रीज़र में डाल देते हैं, ठीक है, बर्फ़ जम जाता है। गोश्त के साथ करते हैं एडिशन ऑफ द कॉमन सॉल्ट, नमक वगैरह या शुगर वगैरह उसमें ऐड कर दिया, ठीक है, जैम बना दिया उसका, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल विनेगर वगैरह ऐड करके अचार बना दिया उसका, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। या पैक कर दिया टाइट, एयर टाइट पैक के अंदर यानी डब्बे के अंदर कर दिया। देखा होगा बिस्किट आते हैं या नमकीन आती है, अगर हम उसे ऐसे ही खुला रख देते हैं थोड़ी देर तक तो वो काफ़ी देर के बाद नरम नरम सी पड़ जाती है। अगर हम उसको पैक करके बिल्कुल टाइट कंटेनर के अंदर रख देंगे तो वो बिल्कुल ताज़ी और करारी रहेगी, ठीक है। ये सब मेथड्स दे रखे हैं उसके बारे में, कैसे हीटिंग के ज़रिए कैसे होता है, हम दूध को बॉईल करके स्पॉइलेज से बचा सकते हैं, कूलिंग के ज़रिए कैसा होता है, हम जो है जो दूध वगैरह हो गया हमारा, उबला हुआ दूध हो गया, पकी हुई सब्जियां दाल वगैरह हो गई, उनको सड़ने से बचाने के लिए हम रेफ्रिजरेटर में फ्रिज में रख सकते हैं, डीप फ्रीजिंग कर सकते हैं, ठीक है, 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर में ले जाएंगे। जैसे गोश्त हो गया, मछली हो गई और उनके प्रोडक्ट वगैरह हो गए, ठीक है। आप कॉमन सॉल्ट वगैरह ऐड कहाँ करेंगे, जैसे गोश्त है तो गोश्त को अगर आपको सड़ने से बचाना तो उसके ऊपर नमक लगा के रख दीजिए फ़िश के ऊपर, ठीक है, ताकि वो सड़ने से बच जाए, फिर काफ़ी टाइम तक जो है उसके ऊपर बैक्टीरिया वगैरह इफेक्ट नहीं करते हैं। शुगर, फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं आपके, उनमें आप शुगर वगैरह ऐड करके सारे फ्रूट्स को मिक्स करके शुगर वगैरह ऐड करके उसका जैम बना के रख सकते हैं, ठीक है। इसका प्रिवेंशन, ऑयल एंड मस्टर्ड, ऑयल एंड विनेगर वगैरह, प्रिवेंशन बाय फूड बाय स्पेशल केमिकल्स एंड प्रिजर्वेटिव बाय पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन क्या होता है, ये एक फेमस साइंटिस्ट थे, ये समझ लीजिए लुइस पैस्चर नाम था इनका। इनका एक एक्सलेंट मेथड निकाला था फूड को बचाने के लिए, खासतौर पर दूध के लिए। इनका कहना ये था कि जो भी दूध डेयरी से आता है उसको आप हीट कर दें 5 मिनट तक, ठीक है, 70 डिग्री टेम्परेचर पर 15 से 30 सेकंड तक, ताकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट है वो मर जाएंगे। फिर उसके बाद ये इस नेक्स्ट हॉट मिल्क इज़ कूल्ड वेरी क्विकली, उसको तेज़ी से आप जो है ठंडा कर दें और फिर बाद में उसको फ्रिज के अंदर रख दें। तो उससे क्या होगा, आपका आराम से लंबे समय तक चलेगा। एयर टाइट कंटेनर मैं आपको बता ही चुका हूँ। नाइट्रोजन फिक्सेशन भी है, पीछे ही पढ़ा है हमने। जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं और फिर बाद में क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ कर देते हैं। चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करके मैं कुछ क्वेश्चन, ऐसे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बाकी मैं क्वेश्चन सॉल्व करके लिख करके भेज दूँगा। थैंक यू।